हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफ़र एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर राघव। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में आया हूं आपका कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस जिसको बोलते हैं हम लोग। इंटीग्रल कैलकुलस को मैं सबसे पहले अपने इस चैनल पर आपका कंप्लीट सिलेबस वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और कंटिन्यू वॉच करते रहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अब साथ ही अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैथमेटिक्स का आपका कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम आपको इंटीग्रल कैलकुलस दे गया हूँ, इसके बाद आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस और जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपको फिर जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम तक मैं मतलब एकदम इजी लेवल में जाने वाले हैं अपन लोग। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस का जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक क्या आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम एज द लिमिट ऑफ द सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट सम, मतलब यहाँ पर जो आपकी इस अगर नेम में ही लिमिट सम छुपा है तो कहीं ना कहीं हम जो उसके लिमिट सम की फॉर्म में हम इंटीग्रेशन जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं कैलकुलस के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो आपका जो इंटीग्रेशन है, सबसे पहले इंटीग्रेशन समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है या इंटीग्रेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन की जो मेनली आपकी टू ब्रांच यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो ब्रांच मिलेगी इंटीग्रेशन की आपको, वो मिल जाएगी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और जो सेकंड ब्रांच है आपके, क्यों इतना लंबा क्यों, जो सेकंड ब्रांच है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल। देखो यहाँ पर जो हम लोग टू ब्रांच में यहाँ पर डिवाइड किया इंटीग्रेशन को, और जिसमें हम लोग दोनों ये बोथ ब्रांच को हम लोग 12th में पढ़ के आए हैं। काफ़ी डिटेल में इंटीग्रेशन हम लोग 12th में स्टडी करके आए। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से मतलब होता है हमारा कि इस टाइप की इंटीग्रेशन जहाँ पर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, सीधा कोई भी फंक्शन लिखा है जैसे इस तरह से tan इनवर्स x dx या समथिंग, जो भी हमारा यहाँ पर एक फंक्शन फिर dx। दैट मीन यहाँ पर जो लिमिट आपको नहीं दी जाती है, ऐसे इंटीग्रल या ऐसे इंटीग्रेशन आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाते हैं। और जहाँ पर हमें इस तरह से लिमिट गिवन होती थी, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। बट ग्रेजुएशन में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को रीमान इंटीग्रेशन या लिमिट सम टू टाइप से पढ़ने को भी मिलेगा। और साथ में ही आपको इसके भी टू टाइप्स मिलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के इसके भी टू टाइप्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो टाइप क्या है आपका, प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रॉपर। और दूसरा जो मिलेगा आपको वो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल। यानी डेफिनेट इंटीग्रल के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर इंटीग्रल और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जो प्रॉपर इंटीग्रल है, ये हम लोगों ने 12th में जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन किए हैं इस टाइप के, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर इंटीग्रेशन थे। और फिर उसके बाद जो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर हम लोगों को जो 3rd ईयर यानी 5th या 6th सेमेस्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर इट में भी पॉसिबल कि आपका सिलेबस का थोड़ा रिदम अभी चेंज हुआ है, तो उसके बाद जहाँ भी होगा हम देख लेंगे। बट ये दोनों टॉपिक आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़ने को मिलेंगे। आई होप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो दोनों टॉपिक हैं आपको NAP 2020 के तहत, ये दोनों टॉपिक आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर यानी आपके इस इंटीग्रल कैलकुलस में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। अदरवाइज इससे पहले हम लोग जो पढ़ते थे, ये जो इम्प्रॉपर BSc 3rd सेमेस्टर में जो रियल एनालिसिस बुक होता था उसके साथ हम स्टडी करते थे। बट और जो इसका रिमाइनिंग पोर्शन है वो हम लोग BSc 1st सेमेस्टर में पढ़ते थे। लेकिन अब कंप्लीट जो आपका इंटीग्रल का है, जो भी आपका चाहे रीमान इंटीग्रेशन हो, चाहे आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, या फिर आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड और भी जैसे लिमिट सम वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा इंटीग्रल वाला इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, वो सभी आपको कंप्लीट डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला आपको BSc इस आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस में यानी सेकंड जो आपकी बुक है उसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं
कि जो भी हमारी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट सम के फॉर्म में हम लोगों को निकालना है, उसको डिटेल में पहले एक बार उसकी बेसिक डेफिनेशन पे समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम पे चलते हैं। बिकॉज अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो प्रॉब्लम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रॉब्लम सभी अपनी इजी लेवल की प्रॉब्लम होती हैं, कोई ज़्यादा खास यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है इस तरह से, जैसे a टू बी एफ एक्स और dx लिखा होता है। अगर सपोज मान लेते हैं कि ये जो आपका इसका एंटी इस तरह से है a टू बी, यानी यहाँ पर जो फंक्शन आपको एफ एक्स लिखा है, एफ एक्स क्या है, एफ डैश, इसका डेरिवेट फॉर्म में है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन, ये जो एफ एक्स फंक्शन क्या, कैपिटल एफ एक्स, जो स्मॉल एफ है यहाँ कैपिटल एक्स, इसका एंटी डेरिवेट है। क्या है इसका एंटी डेरिवेट। ये जो फंक्शन, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेट है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, एंटी डेरिवेट क्या है या डेरिवेट क्या है, इस तरह के टॉपिक में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है बच्चों को कन्फ्यूज़न बनी रहती है। आप इसको सिंपल फॉर्म में समझ लीजिए कि इसका ये जो आपका डेरिवेट है, अगर किसी फंक्शन में डैश लगा है, डी अपॉन डी एक्स लगा है, तो वो डेरिवेट है, मतलब डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल फॉर्म में। और अगर वहाँ पर मैं एंटी वर्ड लगा देता हूँ, एंटी डेरिवेट, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पर ये प्राप्त होगा मुझे, ये आपका एंटी डेरिवेट हो गया है। और बेसिकल जो अपनी डेफिनेशन भी होती है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हम लोग इज अ सिंपल फॉर्म में पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेट है, या जो एफ एक्स यहाँ पर डेरिवेट फॉर्म में लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो आपका फंक्शन है, वहाँ पर अगर हम एफ डैश की जगह ये वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डेरिवेट खत्म हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब लेकिन इसका जो प्रोसेस क्या होता है, जो सबसे पहले जहाँ भी एफ रखा है एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसमें ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट सबसे पहले रखते हैं, और फिर जो नीचे लिखी होती है इसको लोअर लिमिट माइनस लगा के बाद में उस फंक्शन में हम नीचे वाली लिमिट रखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीग्रेशन का, जो हम लोगों ने 12th में हम लोग स्टडी किया है। ठीक है, अब इसी जो आपको इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पर एज अ लिमिट सम के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर का नेम भी आपको उसी फॉर्म में दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। नेम भी आपका उसी फॉर्म में है, और इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि इसको सबसे पहले रीमान ने डिफाइन किया था। इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले रीमान ने डिफाइन किया था, तो रीमान के अनुसार हम लोग रीमान, ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन भी आगे चल के हमारा इसी में एक चैप्टर है रीमान इंटीग्रेशन, वो भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ सबसे पहले लिमिट वाला है, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट है। अगर आप जिस दिन रीमान इंटीग्रेशन पढ़ोगे और इसको आप वहाँ पर आप ले जाके रिलेट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कोई खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों चैप्टर्स के बीच। ठीक है, तो रीमान ने क्या बताया है कि अगर सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका ऑरिजिन हो गया है, और ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई हम फंक्शन इस तरह से लेते हैं, कोई भी जर्नल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, केयरफुली समझना है इन चीज़ों को। अगर यहाँ पर एक फंक्शन हम y इज इक्वल टू एफ एक्स इस तरह से लेते हैं, जिसका ग्राफ ये मैंने बना रखा है रफली, मतलब एक सिर्फ समझाने के लिए ग्राफ बना है। ठीक है, ये मत पूछना कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका ग्राफ है, बट जनरली हमने समझाने के लिए इस तरह से बना दिया। और x इज इक्वल टू ए, और एक ये x इज इक्वल टू बी लाइन, ये x इज इक्वल टू बी लाइन है, और ये x इज इक्वल टू ए लाइन है। अब यहाँ पर जो हमारा इस तरह से इंटीग्रेशन लिखा जाता है, इसका मेन क्या होता है कि x इज इक्वल टू ए से और x इज इक्वल टू बी, और ये जो x अक्ष होता है जिसका समीकरण होता है y बराबर 0, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम अब क्या भाई अपन लोग इसमें y बराबर एफ एक्स पढ़ेंगे। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है इसका मेन क्या है इस इंटीग्रेशन का कि x इज इक्वल टू ए लाइन, x इज इक्वल टू बी लाइन, y बराबर 0, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके बिटवीन जो भी आपका ये एरिया आ रहा है, देखो ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया, ये एरिया ही रिप्रेजेंट करता है क्या, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन।
सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका मेन क्या होता है, ज्योमेट्रिकली, यानी जो एरिया है ये एरिया ही रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इस एरिया को देखो, अभी तक हमारे अगर आप थोड़ा रीमान इंटीग्रेशन, जो रीमान का मोस्टली रिसर्च है ये इनका जो 18th सेंचुरी में रहा है, अगर रीमान के पहले आप जाओगे तो यूक्लिड ने जो ज्योमेट्रिकल शेप्स थी, जो हमारे यूक्लिड साइंटिस्ट थे उन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप थी, जितनी भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप थी, जैसे कि आपका सर्कल हो या फिर आपका रेक्टेंगल है, सर्कल मतलब वृत्त है, आयत है, और फिर उसके बाद आपका घन, घनाव, इस तरह से जो भी आपने त्रिभुज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के त्रिभुज पढ़ रखे हैं, ट्रायंगल्स को, इन सब का एरिया निकालने के लिए सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले प्रोवाइड किए गए। लेकिन चैलेंज तब आया, चैलेंजिंग टास्क तब आया जब इस तरह से कोई रैंडम एक फंक्शन दे दिया गया है, अब इसका और इस तरह से किसी पर्टिकुलर एक्स की या इंटरवल के बीच में एरिया निकालना है। तो वहाँ पर जो हमारे ये जो रेगुलर शेप तो है नहीं कोई जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड मेथड की या एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की, जो इस तरह से कोई भी हमें एक कर्व दिया जाएगा और उस कर्व और x इज इक्वल टू जो भी लिमिट है उसके बिटवीन हम एरिया निकाल सकें। तो उसके लिए इसने रीमान ने, इन्होंने जो लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी में इसका एक फार्मूला डेवलप किया है, मतलब 18वीं शताब्दी के लास्ट में इनका ये रिसर्च पब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इन्होंने एक इस तरह से क्या किया है कि ये डेफिनेट जो भी हमारा पार्ट दिया है ना, रीमान ने क्या किया, इन्होंने एक छोटे छोटे इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इन्होंने रीमान ने क्या किया, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो अपन को समझाना है उसको केवल हम लोग इस तरह से कुछ स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये जितना एरिया है, जो भी हमें जिसका क्षेत्रफल या जो भी एरिया कैलकुलेट करना है, इन सभी को हम लोगों ने छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया है, इन स्ट्रिप में। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम ये इस स्मॉल देखो, छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करने का मेन क्या है कि अगर ये जो कर्व दिख रहा है ना इस तरह से लाइन, अगर ये स्ट्रिप बहुत पास में है, मतलब बहुत छोटी है, तो फिर ये कर्व एक सीधी रेखा की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करती है। तो इसलिए इसको छोटी छोटी स्ट्रिप में जब डिवाइड किया पट्टियों में, या ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रेक्टेंगल एक आयत टाइप का है, या उसमें जब डिवाइड किया है तो हम छोटी छोटी उन स्ट्रिप का सबका अलग अलग एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें, समझना एक बार केयरफुली, इन सभी छोटी छोटी अगर ये पट्टियाँ या रेक्टेंगल जो आपको आयत दिख रहे हैं, इन सब का अगर हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालने में सक्षम हो जाएं और फिर उनके बाद हम इन सबको ऐड कर दें, और जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमारा पूरा एरिया निकल आता है। और यही कॉन्सेप्ट है रीमान का, और यही कॉन्सेप्ट है लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ द सम, जो भी मतलब लिमिट। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ फाइनाइट आपकी स्ट्रिप बना रखी, लेकिन जब हम यहाँ पर ये कर्व है बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप लेते हैं, तो फिर वहाँ पर एन स्ट्रिप मान के चलते हैं कि हमने एन पार्ट्स में से एरिया को डिवाइड कर दिया है, और लास्ट में हम लोग उसको भी n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं। मतलब मान लो कि इसमें अनंत स्ट्रिप होंगी, तो अगर जितनी स्ट्रिप होंगी वो सब जुड़ के एक आपका जो एक्यूरेट एरिया आपको दे देंगी। अब इसी हम फिगर से जो आपका फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो आपका होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच, और समेसन फॉर्म में मिलेगा आपको, समेसन फॉर्म में क्या, एफ एक्स आई, ठीक है, और डेल्टा आर। ये जो आपका फॉर्मूला है, या इसी को हम लोग और आगे कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एज अ फॉर्मूले ही इसको फॉर्मूला ही याद करके चलते हैं। ये वाला एफ ए प्लस आर एच, ठीक है, ये क्या, ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया और कैसे हमने इसको ड्राइव किया है, इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं, ये बना कैसे है, फिर उसके बाद आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा या जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हम लोग आराम से बड़ा इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले एक कोई भी हमारा एक जर्नल क्लोज इंटरवल होता है, जैसे कि इस तरह से क्लोज इंटरवल दिया है ए टू बी, समझना ये क्लोज इंटरवल दिया है। और क्लोज इंटरवल का मतलब है क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, सेमी क्लोज हो, सेमी ओपन हो।
इन सभी इंटरवल का आपने अगर केयरफुली अभी तक अगर देखा हो तो ये जो आपकी अगर सपोज ये रियल लाइन है, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो जो भी इंटरवल होता है वो जैसे अगर 0 to 1 क्लोज इंटरवल निकालना है, यानी ये 1 है और ये 0 है, ये दोनों शामिल हैं, तो ये इतनी लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है उस क्लोज इंटरवल 0 to 1 को। यानी सिंपल सी भाषा में बोलें तो जितने इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे इंटरवल आपके एक लाइन सेगमेंट होते हैं। कौन से? वो रियल लाइन का एक सेगमेंट, मतलब जो वास्तविक रेखा होती है, रियल लाइन को हिंदी में हम लोग वास्तविक रेखा पढ़ के आए हैं 7th 8th में, उस वास्तविक रेखा का एक टुकड़ा होता है। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, ठीक है, जिसके अंदर आपके इनफाइनाइटली मैनी रेशनल इरेशनल मतलब परमेय अपरमेय संख्याएं होती हैं। कितनी? इनफाइनाइट परमेय अपरमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी आप कितना भी छोटा एक आप सेगमेंट ले लो। तो अब मुझे क्या करना है कि इस जो क्लोज इंटरवल को, जो यहाँ पर अब हम इसको रियल लाइन को हटा दे रहे हैं, बस मान के चलते हैं कि ये जो आपका एक इंटरवल है ये ए है और ये आपका जो पॉइंट है बी है। इस इंटरवल के हमें करने हैं पार्टीशन, यानी इसको हमें कुछ पार्ट में डिवाइड करना है, उसी को हम बोलते हैं पार्टीशन। और उस पार्टीशन करते समय बस हमें कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला x0 है, ये x1 है, ये x2 डॉट डॉट करके ये समझ लो xr है और ये आपका xn है, लास्ट वाला xn, सबसे लास्ट वाला xn होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पार्टीशन करते हैं हम इस क्लोज इंटरवल के, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो a इज इक्वल टू x0 है ये छोटा होना चाहिए x1 से और x2 से। बस इस एल्गोरिदम को हमें याद रखना है और कुछ नहीं पार्टीशन करते समय, ठीक है। इस तरह से हमें पार्टीशन करने हैं कि जो x0 जो पहला पॉइंट होगा वो इससे छोटा होगा ये वाला, या फिर ऐसे कह सकते हो इसके जस्ट बाद वाला जो पॉइंट होगा वो अपने पहले से बड़ा होगा। बस इसको आप केयरफुली याद करते हुए आप यहाँ पर एक पार्टीशन बना लेते हो। मतलब पार्टीशन का मतलब कुछ पार्ट्स में हमने उस इंटरवल को डिवाइड कर दिया, उसके पार्टीशन कर दिए हैं। अब जर्नल इस पार्टीशन को हम लोग P से डिनोटेड करते हैं। P इज इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं इस पार्टीशन को, ठीक है। P इज इक्वल टू इस तरह से एक पार्टीशन को लिखते हैं। और इसका मान लो बीच में कोई आर्थ हम क्या लेते हैं, आर्थ इंटरवल लेते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे xr-1 xr। ये बीच में कोई आर्थ इंटरवल है, जर्नल इंटरवल है आपका। कोई भी आप आर्थ का मतलब आर की वैल्यू आप अगर 3 रखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपका इन दोनों पॉइंट को लेके, या फिर ऐसे समझ लो कि कोई भी इस तरह से ये 2 पॉइंट उठाओगे आप, कोई भी 2 पॉइंट, तो एक नया आपका इंटरवल बन जाएगा। तो ये जो आर्थ इंटरवल का मतलब है इस बीच में से हमने कोई एक इंटरवल ले लिया है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर इंटरवल की, हम लोग जानते हैं कि इंटरवल की लेंथ जिसको डेल्टा, अब यहाँ पर आर लगा इसलिए आर लगा दिए, किसी भी इंटरवल जैसे कि ये इंटरवल है A to B, इसकी हम लेंथ निकालें, अगर हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये B-A होती है। मतलब लास्ट वाला पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा दो, ये उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस इंटरवल की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो हम इस इंटरवल की डेल्टा x, इस इंटरवल की लंबाई को डेल्टा x से डिनोटेड करते हैं, ये डेल्टा x, और ये हो जाएगा क्या आपका, यानी जो लास्ट वाला पॉइंट है माइनस का और जो पहला पॉइंट है, इन दोनों का अंतर ही डेल्टा कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आर्थ इंटरवल कहलाता है ये, और जर्नल कोई आर्थ का मतलब कोई जर्नल बीच में से कोई हमने एक इंटरवल लिया है, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये P है, अगर हम P का नॉर्म निकालना चाहें, नॉर्म का मतलब वो जो भी हमारा लेटर है उसके अंदर दोनों साइड दो वर्टिकल लाइंस, यानी 2 वर्टिकल लाइंस आप ऐसे बना लो, इसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ P। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या नॉर्म ऑफ P पढ़ेंगे, इसको अपन नॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्म किसी भी इंटरवल का या पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम ये xi लिखा हुआ है, ठीक है, सच दैट जो आपका ये r लिख लो, ये जो आपका i होगा वो 1 to r के बिटवीन होगा। i कहाँ लाई करेगा, 1 to r के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी अगर भाषा में आपसे कहें कि इस इंटरवल में जितने सब इंटरवल बनेंगे उन सभी सब इंटरवल की हम क्या निकालेंगे, लंबाई,
उन सभी इंटरवल की हम निकालेंगे लंबाई, और जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी, सबसे ज़्यादा जिस इंटरवल की लंबाई होगी वही कहलाएगी क्या, नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन। किसी भी सबसे पहले एक इंटरवल, उस इंटरवल को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कोई जर्नल हमने एक बीच से कहीं भी हम इस तरह से कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। आर की वैल्यू आप 0 से 1 से लेके एन तक कुछ भी रख दो, तो इस तरह से इसके सारे ये जो आपके सब इंटरवल्स बनते चले जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को ले लो, एक इंटरवल बन जाएगा, इन दोनों को ले लो, एक नया इंटरवल बन जाएगा। तो इस तरह से जो इंटरवल है ये सारे इस इंटरवल के सब इंटरवल कहलाते हैं। अब इसको हम पार्टीशन को पी से डिनोटेड करते हैं, और इसका अगर हम नॉर्म निकालें तो नॉर्म क्या होता है, जितने इसके पार्टीशन है या जितने सब इंटरवल हैं उन सभी सब इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा जिसकी लंबाई होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन। आई होप ये नॉर्म आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरह से आप बुक में कहीं लिखा हुआ तो आपको हर एक टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, लेकिन बुक में अगर देखोगे तो वो चीज़ें फिर एकदम इजी वे में हमारी समझ में नहीं आती हैं। अगर यहाँ पर आप इसी तरह को इसको अगर इस तरह से पढ़ोगे कि ये कोई भी पार्टीशन है और इस पार्टीशन का नॉर्म क्या है कि इसमें जितने आपके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को लेके इंटरवल बनाओ, सबकी लंबाई निकालो, और उन लंबाई में जो सबसे बड़ी मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई होगी वही लंबाई हमारी क्या कहलाएगी, नॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने बना रखा है, जो पार्टीशन किया था, अगर हम लेट करके चलते हैं, देखो जो पार्टीशन किया है लेट करके चलते हैं, जर्नल जो आपका पार्टीशन जो P है इज इक्वल टू, हमने जो A इज इक्वल टू x0 लिखा था, फिर x1, फिर x2 और डॉट डॉट लास्ट में इधर xr, फिर डॉट डॉट xn, और xn का मतलब जो ये जो भी हमारा क्लोज इंटरवल होता है, ये क्लोज इंटरवल थोड़ा बड़ा सा बना दिया हमने। इस क्लोज इंटरवल x0 का मतलब ये x0 है, इसका मतलब होता है पहला पॉइंट, और xn का मतलब होता है लास्ट पॉइंट, और x1, x2, x3 सारे इसके बीच में पॉइंट पड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या, मान के चल रहे हैं, हम लेट करके चल रहे हैं क्या, कि हम इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, समझना, n पार्ट्स में हम क्या इसको डिवाइड्स कर रहे हैं। इस इंटरवल को हम n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और n पार्ट में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अब हमें प्रत्येक पार्ट की या प्रत्येक मतलब जो सब इंटरवल की लेंथ निकालनी है। तो हम मान के चलते हैं कि वो h है, h का मान होता है जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो। देखो h इज इक्वल टू b माइनस ए, उस इंटरवल की लंबाई बटे में उस इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, इसको कहते हैं h, जिसका नाम क्या है, h को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर h को बोलते हैं अपन लोग स्टेप साइज। क्या लिख रहे हैं भाई, h को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेप साइज, ठीक है, स्टेप साइज, ओके। और स्टेप साइज का जो फॉर्मूला आपका होता क्या है, h इज इक्वल टू लेंथ, उस इंटरवल की लंबाई बटे में कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये स्टेप साइज हो गया है। अब आगे चल के अगर ये स्टेप साइज है, हम इसी पार्टीशन को थोड़ा और अलग से लिखना चाहें स्टाइल में, जैसे पहला पॉइंट तो A हो गया है, समझना केयरफुली। अब पहला पॉइंट A है और स्टेप साइज हमें पता चल गया, इसका मतलब इस स्टेप से हम इस स्टेप पे जा रहे हैं, तो इसमें से अगर हम h जोड़ दें तो दूसरे स्टेप पे पहुंच जाएंगे, मतलब दूसरे सब इंटरवल पे। और इससे अगर इस पे जा रहे हैं तो हम क्या कर दें, फिर इसमें h जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, a + 2h, और फिर इससे हम इसमें आगे जाएंगे, इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, तो हम क्या h जोड़ते चले जाएंगे, किस में, जो भी हमारा प्रीवियस है 3h, और इस तरह से डॉट डॉट जो लास्ट वाला होगा, लास्ट में क्या होगा, a + nh, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन लिखा था, उस पार्टीशन को अगर हमारे पास स्टेप साइज हमें पता है, स्टेप साइज हमने निकाल लिया है, और स्टेप साइज हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हम डिसाइड कर लें कि हमें उस इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी n की वैल्यू पता हो, इंटरवल पता हो, n की वैल्यू पता हो, तो हम लोग स्टेप साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसका एक जर्नल बीच में पॉइंट मानूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका बीच का एक जर्नल हम कोई पॉइंट उठाएं,
जर्नल पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस आर एच, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा था जर्नल सब इंटरवल, इसी तरह से हमने बीच से कोई जर्नल पॉइंट, यानी आर की वैल्यू, और यहाँ पर आर क्या है, आर की वैल्यू आपकी कम से कम क्या हो सकती, 0, और ज़्यादा से ज़्यादा आर की वैल्यू क्या हो सकती है, एन। आर की वैल्यू 0 रखोगे पहला पॉइंट, आर की वैल्यू 1 रखोगे दूसरा वाला, 2 3 4 डॉट डॉट एन रखोगे, इस तरह से हमें ये हमने जर्नल फॉर्म में बना दिया है इसको, और यहीं से टोटल हमारा आगे चल के इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा। अब ये जो अभी हमने एक छोटा सा फिगर बनाया था हम लोगों ने, उस फिगर पे चलते हैं थोड़ा, ये वाला। ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स नॉट है, और ये एक्स नॉट प्लस, एक्स नॉट का मतलब ए है इसकी वैल्यू, और ये ए प्लस एच है, और ये ए प्लस 2h है। या फिर आगे चल के हम इसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा और बड़ा सा फिगर बना लेते हैं हम लोग, और डिटेल में चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। जो इस तरह से ये x बराबर, ये क्या है, ए पॉइंट है,